तो आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड द लूप। तो जब आप अभी आपने ना सिर्फ कंडीशन चेक की थी, अगर आपको याद होगा जो आपने इफ इल्स इफ किया था, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे कंडीशंस चेक की जाती हैं। लेकिन लूप क्या होता है कि वो उतनी टाइम रन कराना पड़ता है ना। लूप जैसे फॉर लूप होता है, वहाँ पे अगर मैंने एक बार इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू जीरो, जीरो से टू तक जाना है और वन वन के गैप से जाना है, और ऐसे ही करके अगर आप सॉर्टिंग की प्रॉब्लम अगर किया होगा कोई, अगर आपने सी पढ़ा था आप लोगों ने, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्रामिंग, सीसीपी सिलेबस में यस होगा आपके, पढ़े हैं सब लोग? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले तो डेफिनेटली पढ़ के आए होंगे। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड द लूप। वो कैसे करते हैं देखिए, पहले आपने एक कमांड दिया, फिर दूसरा कमांड दिया, इसका इंड यहाँ पे हो रहा है, इसका इंड यहाँ पे हो रहा है, ये कैसे लूप चलता है ना, इसका थोड़ा सा हम लोग एक बार ब्रीफ देखते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, नेस्टेड लूप का प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबको ये दिख रहा है स्क्रीन मैटलैब का इस समय? यस सर। नेस्टेड लूप में मैंने क्या किया, फॉर आई को मैंने स्लाइस किया, 1 to 5 तक जाएगा। फिर उसके बाद उसी लूप में आई के ही अंदर में मैंने फॉर लगाया, फिर मैंने लिखा जे, 6 से 8 तक जाना है और 1 1 के गैप से जाएगा। इसका मतलब है कि जो आई लूप चलेगा 1 to 5 चलेगा ना। इसको थोड़ा सा कम कर देता, ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 ये 3 बार ये चलेगा, 6 7 8 3 बार ये चलेगा, टोटल लूप 9 बार चलेगा। अब ये लूप कैसे चल रहा है ना, इसको जरा एक बार हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम जो होगा आपका, ये आई इक्वल टू वन के लिए रन करेगा, और ये ना जे का मतलब कि एक बार आई वन हो गया तो जे को 6, 6 में एक जोड़ेगा 7, जब तक ये 8 तक नहीं पहुंच जाएगा, मतलब कि फर्स्ट आपका वन ही रहेगा। फिर ठीक है, तो ये इसका वन जब होगा ना तो उसको 6 7 8 पहला एलिमेंट एक बार इसका इनिशियल शुरू होगा, और ये जब तक इस पूरे लूप को चला नहीं लेगा, मतलब कि आई का पहला लूप चलेगा और जे का पूरा लूप खत्म होगा। एक बार 6 वाला लूप, 7 वाला लूप, फिर 8 वाला लूप, फिर जाके एक इंक्रीमेंट करेगा आई अपना। फिर जाके ये जब आई का दूसरा इंक्रीमेंट आएगा ना, दूसरे इंक्रीमेंट के लिए भी ये लूप 3 बार चलेगा। सपोज आपका जे जो है, अगर कोई सिर्फ इतना बोले कि अगर हमको यही प्रिंट कराना हो जे को, तो जे कितनी बार लूप चल रहा है, कोई बताएगा? ये जे वाला लूप अगर रन कराया जाए तो कितनी बार चलेगा? एक का गैप रहेगा। हाँ, तो पहली बार 6 के लिए चलेगा, दूसरी बार एक और इंक्रीमेंट होगा 7 के लिए, फिर तीसरी बार चलेगा 8 के लिए। इसका मतलब कि इनर लूप जो है कि 3 बार चलेगा। ठीक है ना। और अगर जे नहीं होता, केवल आई होता, सिर्फ ये आउटर लूप, तो कितनी बार चलता है ये? 1 2 3, एक से लेके 3 तक जाना, एक एक का गैप करके, तो 3 बार ही चलता। अभी क्या होगा ना, 1 के साथ जे का 3 चलेगा, 2 के साथ जे का 3 चलेगा, मतलब कि 1 है तो 6 7 8, आई बराबर 2 हो गया तो भी 6 7 8, आई बराबर 3 का तो भी 6 7 8। इसका मतलब ये टोटल लूप कितनी बार चला, कोई बता सकता है? 9 बार चला। ये देखिए, अभी रन करा देंगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये। इसको मैं इवेल्युएट कर देता हूँ सेक्शन को। देखिए, आई 1 से 3 तक जाना था और जे को 6 से 8 तक जाना था, तो आई का पहला वैल्यू 1 आ गया, तो आई देखिए 3 तक कांस्टेंट है। पहली 3 वैल्यूज के लिए आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है %d%d। ये भी बता रहा हूँ इसका फॉर्मेटिंग क्या होता है, बस आप अभी ये समझिए कि पहला लेटर जो होगा ना %d, जो आपका है इंटीजर, वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा इंटीजर %d लिखा है वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 6 1 7 1 8 आया, तो यहाँ पे 1 कॉमन है। इसका मतलब कि आई की 1 के लिए जे का 3 लूप चला। फिर जब 3 लूप खत्म हो गया, मतलब कि जे का 3 ही बार चल सकता था, 6 7 8। जैसे ही वो इस लूप से बाहर आया, फिर आई अपने आप को एक इंक्रीमेंट किया, देखिए यहाँ पे अब 2 हो गया। अब 2 के लिए जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे फिर से आपका 3 बार चलेगा, 6 7 8। जैसे ही जे का लूप बाहर आएगा, फिर आई अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगा, और फिर 6 7 8। तो आई की 3 वैल्यूज के लिए जे की 3 वैल्यूज का रन होगा, तो ये 9 बार लूप चलेगा। ये लूप सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ प्रिंट ऑफ मैंने क्यों लिया यहाँ पे, मैं डिस्प क्यों नहीं लिया। देखिए, अगर आप यहाँ पे डिस्प कमांड लिखते हैं तो मैं एक बार एरर दिखा दे रहा हूँ, DISP, तो डिस्प्ले होता है, मतलब कि यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर कुछ भी लिख देते हैं तो ये उसको एज ए कैरेक्टर ले लेता है ना। देखिए, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं इतनी ही दूर को केवल इवेलुएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये %d लिख रहा है, और ये /n जो था ये पूरा का पूरा वैसे ही उतनी टाइम लिख दिया। लूप तो उतनी ही टाइम चलेगा, 9 बार ही चलेगा, 1 2 3 ऐसे करके देखिए 9 बार ही चलेगा।
और ये सिंपल डिस्प्ले करता है कि जो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएगा उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं एफ प्रिंट ऑफ करता हूँ, एफ प्रिंट ऑफ का मतलब होता है ये फॉर्मेटेड प्रिंट के लिए होता है। फॉर्मेटेड प्रिंट का मतलब क्या हो गया, जहां भी परसेंटेज लिखा होगा ना तो ये डिफाइन करता है कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंट डी किया था और फिर मैं उसके आगे यहाँ पे ये जो भी क्योट किया हुआ सिंगल इन्वर्टेड में उसको समझिएगा, ये परसेंट डी लिखा है, यहाँ पे परसेंट डी लिखा है, इसके बीच में अगर मैं कुछ भी लिख देता ना, एंड लिख देता, तो एंड को तो एज ए कैरेक्टर ले लेता, लेकिन यहाँ पे परसेंट डी का मतलब है और परसेंट डी का मतलब कि ये पहला वाला लेटर इस पहले लेटर से असाइंड है और दूसरा परसेंट डी इस दूसरे जे से असाइंड है। कॉमा के बाद हमको वैल्यू लिखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे मैं परसेंट एस लिखता कैरेक्टर के लिए तो वहाँ पे मुझे कुछ लिखना पड़ता कि पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के लिए असाइन होता है। यहाँ पे आप फ्लोट कर सकते हैं, 4.f परसेंट एफ कर सकते हैं, 4.2, ये अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। आप उसमें जाइएगा, एफ प्रिंट एफ का पूरा डिटेल देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे कौन कौन सी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे केवल इंटीजर टाइप का मान के रखा हूँ तो मैं वहाँ पे आई की वैल्यू आ जा रही है। इसको मैं दोबारा से रन कर दे रहा हूँ इस लूप को। सर आपकी आवाज आ नहीं रही है। मेरी आवाज आ नहीं रही है? सभी के लिए ऐसा हो रहा है? हेलो सर अब आ सर रही। अब आने लगी, अब आने लगी सर। ठीक है, अब मैं इसको जब दोबारा से रन किया देखिए तो यहाँ पे एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा रिजल्ट में कि 1% डी का जो था ना ये आई के करस्पॉन्डिंग था। तो यहाँ पे देखिए आ गया, एंड को एज इट इज कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट कर दिया और जो दूसरा परसेंट डी था ना उससे करस्पॉन्डिंग जो दूसरा जे लिखा था ये जे की वैल्यू को इस परसेंट डी को असाइन कर रहा है। तो जो पहला परसेंट डी है उसको आई रिप्लेस कर रहा है और जो आई के लिए ही लिखा गया है और जो दूसरा परसेंट डी है वो जे के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से देखिए ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो अगर कहीं भी हमको जो आउटपुट चाहिए, जो हमको प्रिंट के लिए चाहिए ना, अगर वो फॉर्मेटेड चाहिए कि मैं जिस तरह से उसको चेंज करना चाहता हूँ उस तरह से चेंज फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग एफ प्रिंट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास कई सारा मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ना कि बहुत पावरफुल टूल होता है किसी चीज़ को आउटपुट में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और डिस्क पे क्या होता है, जस्ट जो कुछ भी लिखा है उसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, उसको एज इट इज वो प्रिंट कर देता है। तो एफ प्रिंट ऑफ का आपको समझ में आ गया और नेस्टेड लूप समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है जी, बताइए आप लोग, कोई बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है। हेलो, सर पॉलिनॉमियल में सेम वेरिएबल का यूज करते हैं। nth डिग्री का यूज करते हैं, उसमें वेरिएबल एक ही होता है, उसके ऑर्डर डिफरेंट होते हैं तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। जितने ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतना उसका सोल्यूशन होगा। वेरी गुड। और ये क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, पहले आपने पॉलिनोमियल बोल दिया तो चलते हैं। अभी मैं सबसे सिंपल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है पॉलिनोमियल में। सपोज वी हैव स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मेट लाइक a0 a नॉट एक्स की पावर m, a1 एक्स की पावर m-1। जो x की पावर है वो घटती जा रही है और धीरे धीरे वो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे am बचेगा इक्वल टू 0। इस तरह से जो भी फॉर्मेट में लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, पॉलिनोमियल का। तो जब भी हमको पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है, सपोज कि m ऑर्डर का अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें x की m वैल्यू इसका सोल्यूशन कहलाएंगी, जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूफ करेगा, है ना, वैलिडेट करेगा। तो इसको अगर सॉल्व करना होता है, देखिए दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल गिव m वैल्यू ऑफ x एज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये m ऑर्डर का है पूरा तो इसमें x की m वैल्यू जाएंगी जो इस इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी। इसको मैटलैब में कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं, आप a b c d कुछ भी मान सकते हैं, उसको इक्वल करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जहाँ पे ये एक्स नॉट नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है। देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास कोफिशियंट होता है ना, कोफिशियंट मैक्सिमम एक्स की ऑर्डर से लेकर के एक्स की मिनिमम ऑर्डर तक का जो भी कोफिशियंट होगा वो कॉन्जिगेटिव स्पेस दे करके या कॉमा दे करके आप मैट्रिक्स में इनपुट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि एक्स का हायर ऑर्डर से लेकर के लोअर ऑर्डर तक कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर सपोज वो मिसिंग होता है तो उसका कोफिशिएंट आप 0 कंसीडर करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जिस नाम से आपने, जिस वेरिएबल के नाम से आपने वो मैट्रिक्स बनाई है ना,
उसको रूट्स के बाद ब्रैकेट में लिख देना है, तो उस इक्वेशन का जो भी रूट्स होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक स्टेप सबको समझ में आएगा? 2 सिंपल स्टेप्स में इसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसको सॉल्व किया जाए तो हम इसमें मैंने यहाँ पे 5 इक्वेशन लिखी हुई हैं और इन सभी को मैंने मैटलैब में लिखा है। तो पहला इक्वेशन देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका सॉरी पॉलिनोमियल का है, सिंपल इक्वेशन है, x का ऑर्डर 1 है तो इसमें x की एक ही वैल्यू आएगी। आपको साफ साफ दिख रहा होगा x बराबर -4 इसका सोल्यूशन है ना। तो अब इसको कैसे पुट किया जाएगा मैटलैब में, तो मैं इक्वेशन के नाम से पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो इक्वेशन में मैंने x का मैक्सिमम ऑर्डर क्या है 1 है, तो x का मैक्सिमम ऑर्डर 1 का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4 है, वहाँ पे मैंने 4 कर दिया है। इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा था मिसिंग वाला, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए x का मैक्सिमम ऑर्डर 2 है और मिनिमम ऑर्डर x की पावर 0 है, लेकिन बीच में x की पावर 1 मिसिंग है, तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट 0 लिखा गया है। तो अगर जितना ऑर्डर का होगा ना, जैसे x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, यहाँ पे 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, मतलब 3 टर्म होनी चाहिए थी, एक मिसिंग है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन करके हम लोग मैटलैब में देखते हैं कैसे आता है। तो पहला इक्वेशन है x + 4 की पावर 0, तो इसको हमने इक्वेशन 1 के नाम से लिखा, हमने मैट्रिक्स को इनपुट किया और रूट्स कर दिया। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन क्या आया, आंसर? सब लोग साथ में करते चल रहे हैं ना। और नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4x + 5। तो x² का कोई कोफिशिएंट क्या है 1 लिखा गया है ना। -4x का जो कोफिशिएंट है क्या है मल्टीप्लायर -4 है, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट +5 है। तो हमने इसको सॉल्व किया, देखिए कितना इजी फॉर्म में इसका सोल्यूशन आ गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 2 + 1i, है ना, 2 ± i करके आया है इसका आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन x² - 4 करके, इसका इक्वेशन का तो आप बता सकते हैं, रूट क्या आएगा इसका, कोई बताएगा बिना सॉल्व किए? क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 केवल 2 आएगा, +- 2 आएगा? so +-2 चलिए +- 2 आ गया। अच्छा अगर s² Yes, fine. + 4 = 0 तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, अभी क्या रूट्स आएगा इसका? so 2i +- 2i। चलिए yes इसको sir +-2i करके देखते हैं आंसर क्या आया। देखो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट में एक +2i आया है और दूसरा -2i आया है, ठीक है ना। चलिए इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताइए। x की पावर 5 - 6x की पावर 4 + 16x³ + 4 = 0, बता सकते हैं? नहीं, मतलब इसीलिए बनाया गया, आराम से इवेल्यूट किया, 5 रूट्स इसके आ गए, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। इसी तरह से ना आप लोग अपने से 2-3 इक्वेशन सॉल्व करके देखिए, आपके पास टेक्स्ट बुक हो गया कोई भी है, रैंडम देखिए आप लोग सोल्यूशन सही पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पे चलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है बताइए। देखिए simultaneous equations are 2 or more algebraic equation which have same variable and are solved at the same time। जैसे अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है x + y = 4, x - y = 6, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का एक पहला इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे मस्ट कंडीशन क्या होती है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होना कंपलसरी है। जैसे अगर मैं केवल आपको दे दूं x + y = 4, इसका सोल्यूशन बताइए, आप बता सकते हैं क्या? एटलीस्ट आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए x और y की, है ना। अगर 3 वेरिएबल होते तो मिनिमम आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल डिसाइड करता है कि कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, सही है। यस सर। ठीक है, अब इसको ना अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो सिंपली ये नजर आता है कि x का कोफिशिएंट पहले वाली इक्वेशन में 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और एक कांस्टेंट c के है, वो हमारा उस c की वैल्यू 4 है। ऐसे ही अगर हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे कि इतनी टाइम तक कौन कौन ज्वाइन कर रहा है जी, 6:50 पे ज्वाइन करने का क्या मीनिंग है।
फिर नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x कोफिशियंट 1 है, y का कोफिशियंट -1 है और जो C2 है उसकी वैल्यू 6 है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये सही है ये फॉर्मेट? यस सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको मैं दूं तो आप ऐसे ही तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस वाई कट जाएगा, यस। 2x बराबर 10 आएगा तो x बराबर 5 आ गया। अगर x बराबर 5 है तो y बराबर -1 है। सिंपल है। -1। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पे आते हैं। हमने 2 इक्वेशन ली थी, तो मैं इसमें ना कई सारे मेथड लेके आया हूँ आपके लिए। कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं देखिए। सारा डेटा हम पहले का इरेज कर देते हैं। ठीक। अब मैंने क्या किया यहाँ पे सिम्स एक्स वाई, इसकी आप इसको समझिएगा, इसका मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी भी आप मैटलैब में जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि एस, कौन है यार ये इतना लेट तक कौन आता रहता है? सो गए थे क्या सब? अब हम बात करेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग होता है। अगर मैं कहूँ कि आपको मैटलैब में ना एक ट्रांसफर फंक्शन लिखना है x+3, है ना, या मैं कहूँ x+2 लिखना है, तो जैसे ही मैं करूँगा x+2 इक्वल टू 0, है तो ये इक्वेशन ही, लेकिन जैसे इंटर करेंगे ना तो ये कहेगा कि हम इसको पहचानते ही नहीं x क्या है। और अगर हम इसको डबल भी कह दें, जैसे ये कह रहा है कि हम इक्वलिटी का साइन ले सकते, अभी मैंने इसको कर दिया, मैं इंटर किया, अब अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ और वेरिएबल x लिख के आ गया। ये हमने तो यही किया था कि भाई असाइन किया, जीरो वैल्यू को हमने इक्वलिटी चेक की थी कि x+2 इक्वल टू 0 है कि नहीं। चलो असाइन तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी इक्वलिटी के लिए कुछ हद तक माना, फिर भी कह दिया कि भाई हम x को पहचानते ही नहीं, x कौन है। अगर आप सिंबॉलिक एक्स वाई कर देते हैं तो इसका मीनिंग है इसके बाद ये समझ जाएगा कि जो हम आगे ऑपरेशन करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें एक्स और वाई एक सिंबल की तरह यूज होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सिम्स, SYMS, सिम्स एक्स और स्पेस करके वाई कर दिया, मैंने इंटर कर दिया। अब इसके ब्रेन में चला गया ना कि मेरे पास दो सिंबल आने वाले हैं। देखिए इसने यहाँ पे एक्स और वाई के नाम से एक मैट्रिक्स बना ली, सिंबॉलिक मैट्रिक्स, जिसको पता है कि एक्स और वाई एज ए सिंबल बन के आएगा मेरे पास। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 करूँगा ना, तो ये y बराबर 0 भी मान जाएगा, x बराबर जो भी करेंगे वो उसकी वैल्यू को ले लेगा यहाँ पे। अब सिंबॉलिक के तौर पे देखिए, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी तक केवल इतना ही पुट करता हूँ। देखो ये सप्रेस किया हुआ था, मैं सप्रेस को हटा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन लिखे आगे। अब इसको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको पता है कि x क्या है और y क्या है। यहाँ पे x और y सिंबल क्रिएट किए गए थे, देखिए यहाँ पे जो नीचे x और y है। उसके बाद इक्वेशन नाम 1 नाम से एक है, एक इक्वेशन 2 नाम से सिंबल क्रिएट हो गया है। अभी क्या करेगा, सॉल्व इक्वल टू, यहाँ पे ना सॉल्व की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो SOL लिखा है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखिएगा, लेकिन जब x को कॉल करना होगा ना तो वो वैल्यू डॉट एक्स, फिर जब y की वैल्यू को चाहिए होगा तो वो वैल्यू डॉट वाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमने पुट कर दी है। अब हमने क्या किया, कमांड रन किया सॉल्व। इसमें जो मैटलैब का फंक्शन है वो ये है, मैटलैब का जो हम लोग बोलते हैं ना की टर्म, तो SOLVE, यहाँ पे हम इस मैटलैब कमांड को यूज कर रहे हैं सॉल्व को। अभी क्या सॉल्व करेगा, एक इक्वेशन हमने इनपुट की है, दो इक्वेशन हमने पुट किए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, उसमें हमने कह दिया ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है, जिसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल मैंने यूज किया है। इसको हम देखिए रन कर देते हैं। अब सॉल्व नाम से देखिए एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आ गया 1x1 का, उसके पास एक सोल्यूशन आ चुका है सॉल्व का। तो जब मैं x की वैल्यू को रीड करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा सॉल्व डॉट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 थी। y की वैल्यू को देखने के लिए सॉल्व डॉट वाई कर देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। क्लियर है। अभी तो हम छोटी इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सकें कि ये मैटलैब सॉल्व कर रहा है कि नहीं। ऐसे भी हम 3-3 4-4 वेरिएबल की इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आ गया सबको समझ में इतना। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, मतलब उसकी वैल्यूज को निकाला बाय यूजिंग सॉल्व। एक ये मैथ फंक्शन है, मैटलैब का फंक्शन है सॉल्व, उसको यूज करके हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया। दूसरा मेथड पे आते हैं।
दूसरे मेथड में क्या है, यहाँ तक का पार्ट, जब तक हम इक्वेशन को एंट्री दे रहे हैं ना, वहाँ तक का पार्ट सेम है। हमने इक्वेशन को इंटर कर दिया है, एक्स और वाई सिंबॉलिक फंक्शन लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इंटर कर दिया, उसके बाद हम उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने एक मैट्रिक्स बनाया ए और बी, जहाँ पे 2 कॉलम है ए और बी, तो उसमें हमने यहाँ पे जो मैटलैब का फंक्शन यूज किया उसका नाम है इक्वेशंस टू मैट्रिक्स। इसका काम क्या होगा, जो 2 इक्वेशन होंगी ना उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा देखिए, मैं सेपरेट हटा देता हूँ। अभी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इक्वेशन 1 और 2 को ये सॉल्व करेगा, जहाँ पे इसको पता है कि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और जो इक्वेशन दी गई है इक्वेशन 1 और 2, उसके बिहार पे मुझे 2 मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स a और b। मैं इस इक्वेशन को देखिए इवेल्युएट कर देता हूँ, इस सेक्शन को। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मैट्रिक्स a बन गई और ये आपकी मैट्रिक्स b बन गई। a में क्या है 1 1 1 -1, ठीक है, और जो b मैट्रिक्स है वो 4 और 6 की है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इस मेथड में हमने 2 मैटलैब फंक्शन का यूज किया। पहला था इक्वेशंस टू मैट्रिक्स और दूसरा था लिन सॉल्व। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ना, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ लिन सॉल्व करके। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया x बराबर, ये भले ही x लिखा है लेकिन इसके 2 वेरिएबल है, जो पहला है वो x के लिए है और दूसरा y की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे पहला जो सोल्यूशन था वो 5 था और दूसरा सोल्यूशन क्या है -1 करके है। क्लियर है, हम तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। सेम इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब मैं इक्वेशन लिखूंगा ना तो मुझे इक्वेशन देख के पता लग जाएगा कि मेरा पहला मैट्रिक्स ये बनने वाला है और दूसरा मैट्रिक्स ये बनने वाला है। तो हम क्यों मैटलैब को वो काम दे, वो काम अपने से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे ये इक्वेशन देनी पड़ी थी और उसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा था। तो अगर मुझे पता है कि मैट्रिक्स मेरे पास है और मैं लिन सॉल्व लगा सकता हूँ, तो मैंने ए और बी मैट्रिक्स को मैनुअली पुट कर दिया। तो ए मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा 1 1 1 -1, है ना, पहला रो ये है और दूसरा रो ये है। बी मैट्रिक्स को मैंने दिया तो पहला रो 4, दूसरा रो 6। तो ये आपका कितने का है, 1 क्रॉस 2 है कि 2 क्रॉस 1 है, बी 2 रो 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मैंने इसमें सेम कमांड डाला, देखिए यहाँ पे लिन सॉल्व दिया था। अगर मेरे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है, ए और बी मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो मैं सिंपली लिन सॉल्व करके ए बी इनपुट करके मैं वैल्यू को पा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 5 -1 इसका रिजल्ट आ गया है। हम फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं। फोर्थ मेथड क्या होता है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स मिल गई है, जैसे हम इसको समझिए, यहाँ वाला ये तो सबसे कन्वेंशनल मेथड होता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इस तरह से इक्वेशन लिखा हुआ है और मैं बोलूँ कि x और y की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे आप, अगर कोई लड़का होगा तो कहेगा सर पक्षांतर हमने हिंदी में खूब पढ़ा है, इसको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो मिलेगा वो x y का आंसर होगा। यही तो करते हैं। हेलो सर। यस सर। ठीक है, तो हम सेम काम करते हैं। अगर मैट्रिक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब इसकी पावर -1 जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगी मैट्रिक्स का। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो पहली मैट्रिक्स को अगर हमको इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। अरे सिंपली ना, x के मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर यहाँ पे उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो उसकी पावर -1 होगा। -1 अगर किसी मैट्रिक्स का है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स ही तो बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो देखिए हमने वही किया यहाँ पे। सिंपली ए और बी मैट्रिक्स हमको पता थी, तो मैंने क्या किया, x बराबर इनवर्स ऑफ a इंटू बी कर दिया। Sir, सिंपल। screen share ओके नहीं सॉरी, हो रही है। हाँ हाँ, स्क्रीन में शेयर करना भूल गया था। हो गया स्क्रीन शेयर। Yes, sir. यस सर। अब यस सर। सिंपली देखिए, मैट्रिक्स ए इनपुट किया, मैट्रिक्स बी इनपुट किया और x इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी कर दिया। देखिए इसको रन कर देते हैं, इसका सोल्यूशन आपके पास आ गया। x की वैल्यू, इसमें x मत जाना कि सर एक ही वैल्यू आ रही है, नहीं। x का मतलब हो गया सिंपल, एक वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं। इसका जो पहला सोल्यूशन है, जो पहला वेरिएबल होगा, ये पहला वेरिएबल का रिजल्ट है, ये दूसरे वेरिएबल का रिजल्ट है। इसका मतलब x बराबर 5 है और y बराबर क्या है, इसमें -1 है। 1। अब इसी एक लाइन को मैंने चेंज किया है। अभी जो नए मैटलैब के आ रहे हैं ना, देखिए इसमें सोल्यूशन
ये एक सजेशन लिख के आता है, लिख के आ रहा है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ ए इंटू बी कैन बी स्लोअर एंड लेस एक्यूरेट देन ए बैक स्लैश बी करके लिखा है। ये फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर आप कहीं भी मैटलैब में इनवर्स ऑफ ए इंटू बी लिख रहे हैं तो उसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए ए फॉरवर्ड स्लैश बी करके। तो वही सेम काम मैंने यहाँ पे कर दिया है और देखिए सेम रिजल्ट आपका आ जाएगा। सेम रिजल्ट आ गया। तो चलिए हम थोड़ा सा इक्वेशन को और टफ बनाते हैं। यहाँ पे ना आप लोग हमको सॉल्व करके दिखाइए x प्लस 2y, ऐसे ही कुछ भी रैंडम लेके चलते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। प्लस 3z इक्वल टू 14 कर लेते हैं और x माइनस 5y देखते हैं, मे बी सोल्यूशन ऐसा इक्वेशन हो ही ना, एग्जिस्ट ना करे, तो फिर भी चेक करते हैं। प्लस 5z इक्वल टू 20 कर लेते हैं यहाँ पे। जरा इसको सॉल्व करके बताइए, सॉल्व हो जाएगा क्या ये सॉल्व हो जाएगा? नो सर। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, है ना? देखते हैं। मैं इक्वेशन ऐसे ही बना रहा हूँ, मे बी इसका सोल्यूशन ना हो, एग्जिस्ट ना करे, पर आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है। चलो इसको 25 कर, इसको जरा सॉल्व करो, देखो एक्स आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है? सब लोग सॉल्व करके बताइए ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे 2 कर देते हैं लास्ट में। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। कौन मैटलैब खोल के बैठा है अपना, बोलो कोई है? हेलो, सर मैंने आज ही इंस्टॉल किया था सर, अभी उसमें अपडेट भी कर दिया? मेरा ये सर अपडेट भी कर दिया? सर प्रीवियस वर्जन ही मेरे पास 2018। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैटलैब रन कर रहा है ना? सर रन तो कर रहा है बट मैंने सर उसके रन, इंटरफेस में सिर्फ मेरा कमांड विंडो दिखा रहा था, तो सर बाकी की हाँ तो बाकी अगर नहीं दिखा रहा ना तो मैं बता दे रहा हूँ, इधर से न्यू ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, देखिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाना है या कंट्रोल एन दबा देना है। अगर आप कमांड विंडो भी है तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो नई ऐसे एंटाइटल खुल के आ जाएगा। कमांड विंडो में कर्सर रख करके कंट्रोल के साथ कैप एन प्रेस कर दीजिए तो भी एक आपका स्क्रिप्ट विंडो खुल के आ जाएगी, एडिटर विंडो जिसको बोलते हैं। देखिए ये है ना? यस सर। हाँ देखिए खुल के आ गया होगा आपका। ओके सर। आ गया? चलिए जितने भी लोग हैं ना सभी लोग ये इक्वेशन सॉल्व करिए अपने मैटलैब में। ये इक्वेशन सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व होता है कि नहीं, पता नहीं इक्वेशन है वैलिड है कि नहीं, फिर भी आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए क्या सोल्यूशन आता है। अरे बहुत होगा तो इमेजिनरी टर्म में आ जाएगा, सोल्यूशन तो निकल के आएगा ना। कह रही सभी लोग? कोई स्क्रीन शेयर करे अपना, कौन करेगा? मैं अपना स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। जिसका मैटलैब रन कर रहा हूँ ना, कोई एक अपना नाम बोले और वो शेयर करे फिर। सर मेरा अनडिफाइंड फंक्शन शो कर रहा है सर, देखिए सर। हाँ शेयर करिए, देखें क्या आ रहा है प्रॉब्लम। कैमरा तो आपको यार स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला, कैमरा थोड़ी ऑन करने के लिए बोला। भाई स्क्रीन शेयर करो ना। सर मैं डेस्कटॉप पे ही चला रहा हूँ सर, मोबाइल में नहीं है सर, मोबाइल से सर अच्छा ऑन किया मोबाइल ऊपर से ही ज्वाइन किया ऊपर हुआ है, रुको जी सर। देखते हैं, पिन करते हैं स्क्रीन। आपने क्या किया है, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन रुको। सब लोग इनका स्क्रीन देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, कुछ रीड तो हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा टेस्ट मेथड 2 लिखा है आपने, अरे उसको परसेंट लगाया ना, मेथड 2 ठीक है। क्लियर ऑल CLC सिम्स स्मॉल एस रहता है बाबू,
सिंबॉलिक में, और SYS नहीं रहता है, SIMS, सिम्स रहता है, सिंबॉलिक है ना। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप वहां पे लिखिए SIMS, लिखिए स्मॉल में सिम्स। सही है सर। देखें, अरे हिल गया, फिर से स्क्रीन फिर चला गया, कैसे बताएं अब। और वहां पे कोई कॉमा वगैरह नहीं रहेगा, सिम्स X स्पेस वाई, सिम्स स्पेस X स्पेस वाई रहेगा बस। और वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो लगा है ना, वो भी नहीं रहेगा। और सिम्स में SY है, आई नहीं है, SY सिंबॉलिक, SYMS। मैं एक बार फिर से सबको कमांड दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए उसके बाद, ठीक है ना। यही सब समझ में आता है। चलो मैं देख रहा हूँ, वो अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार सब लोग पहले कमांड देख लीजिए क्या लिखा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन था ना, देखिए ये वाला इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे ये वाला हाईलाइट है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, SIMS। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं पूरा जूम कर दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देखो, दिखा, क्लियर दिखा कि नहीं दिखा। सिम से दिखा सर। इसको देख लीजिए, कमांड सब लोग देख लीजिए। और मैं कहूंगा कि आप इस इक्वेशन के बजाय ना, आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा आसान है। इससे इससे सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान है, क्योंकि मैट्रिक्स आप आसानी से इनपुट कर लेंगे। और अगर जो एकदम आलसी है तो वो इसी से करे। बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, x बराबर सॉल्व x, y बराबर सॉल्व y, और z बराबर सॉल्व डॉट z करके आ जाएगा। सबसे पहले आप इसी मेथड से करिए, क्योंकि आपको मैट्रिक्स किसी को अगर नहीं भी आता होगा बनाना तो भी वो इस मेथड से सॉल्व कर सकता है। करिए सब लोग इससे। बाकी और कोई एक्टिव नहीं है क्या। यहाँ पे आप 3 वेरिएबल आ जाएगा। जिसने भी लिखा था पिछला कमांड उसको याद हो कि अगर मैं इक्वेशन 3 वेरिएबल का ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंबॉलिक भी 3 डिफाइन करने पड़ेंगे, x, y और z यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वेशन में मैंने 1 2 3 और 4, 1 2 3 पहला लिया है। पहला का क्या है, 1 2 3। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ सर पे। एक बार और स्क्रीन कौन सा, ये वाला। दिखा दीजिए सर, यही वाला। चलो लिख लो सब लोग, मैं दिखा सर दे रहा हूँ जूम मैटलैब का जो करके। स्क्रीन था, दिख गया पूरा इक्वेशन। ये वाला नहीं सर, मैटलैब स्क्रीन सर। चलिए मैटलैब स्क्रीन दिखा देते हैं। यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी 3 बार, इक्वेशन 1 2 3 करके। बाकी तो आप लोग चालाक हैं, कर लेंगे, देख के कॉपी पेस्ट, समझ जाते हैं कहाँ पे क्या चेंज करना है ना। अच्छा, अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया, आप लोग पूछे नहीं कि सर यहाँ पे ये जो कलरफुल बैज बन के आता है ये किसके लिए आता है, आप लोग कुछ बोले ही नहीं। मुझे लगा था कि आप लोग ये पूछेंगे, सर ये कलरफुल पॉपअप क्या आता है जो बैज आता है यहाँ पे। दिख रहा है सबको ये। अगर इतना सारा सब दिया हुआ तो फिर भी कैसे सारे कोड रन कर रहे हैं, ये भी किसी ने नहीं पूछा। इतने देर में तो मैं कर दिया होता कर यार। रहे हैं, एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए आप लोग 1 मिनट कीजिए। अच्छा, कोई शेयर किया है, सही है। क्लियर ऑल पहला गलत है, वहां पे स्पेस रहना चाहिए, मैं बताता चल रहा हूँ आपको। क्लियर स्पेस ऑल होता है, ठीक है। CLC सिम्स XYZ इक्वेशन 1 x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, वहां पे आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में सप्रेसर, हर इक्वेशन के लास्ट में एक सप्रेसर लगा दीजिए, सेमी कॉलन। एल के बगल में होता है, हाँ। 6 के बाद भी लगाइए, और इक्वेशन 1 में भी लगा दीजिए लास्ट में, ठीक है। अब देखिए जो राइट साइड में, हाँ ठीक हो गया, इक्वेशन ये हो गया। और वाई पे रेड क्यों आ रहा है, वाई स्मॉल और वो कैपिटल तो नहीं कर दिया हो कुछ। सिम्स में जो वाई लिखा होगा ना वही वाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और 2z, 2 into z करेंगे ना उसको, वहां पे एस्टेरिक्स आएगा। जो मैंने केस लिया था ना मैटलैब वाला, उसमें देखिए वो बाय डिफॉल्ट 1 था तो मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ा। जहां भी आप 2y3z लिखेंगे वहां पे एस्टेरिक्स का यूज कीजिएगा आप। मैं अपना कमांड रन करता हूँ, आप लोग करते रहिए, मैं आप ही का देख के रन कर रहा हूँ।
मुझे मेरा प्रॉब्लम दिखना चाहिए बस, और मैटलैब की विंडो। ठीक है सिम्स, मैं इसको बाद में लेके चलता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 2y है, तो 2 एस्टेरिक्स y प्लस 3 इंटू जेड इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सप्रेस कर दिया। इक्वेशन 2 है x माइनस 5y 5 एस्टेरिक्स y प्लस 3z प्लस 3 एस्टेरिक्स z इक्वल टू 20 सप्रेस किया इसको, और एक इक्वेशन और आएगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आ गए हम। इक्वेशन 3 यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 8y 2 एस्टेरिक्स x प्लस 8y प्लस 8y प्लस 15z इक्वल टू 25। चलिए यहाँ तक मेरा काम हो गया। सॉल्यूशन इक्वेशन 3 यहाँ पे और कर देते हैं, भी कर दिया। आपका रन हो गया। आप बहुत स्लो करते हैं, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा चलिए आप कर लीजिए, करिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसको इक्वेशन 3 कर देंगे, एक्स वाई और यहाँ पे z आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे z आ जाएगा और z इक्वल टू सॉल्व z। मैंने कर लिया, मेरा सॉल्यूशन तो आ गया। हाँ जी, मेरा सॉल्यूशन तो आ गया जी। x इक्वल टू 109/7, y इक्वल टू -6/7, z इक्वल टू 1/21। मेरा आंसर आ गया। आपने इक्वेशन 3 गलत लिखी है, वहां पे 2x है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। जिन्होंने भी किया है वो एक बार अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया मेरा। देखिए मैंने ये इक्वेशन ली थी, है ना, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये इक्वेशन ली है मैंने, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। दूसरी क्वेश्चन है x माइनस 5y प्लस 5z इक्वल टू 20, x माइनस 5y प्लस 5z, सॉरी गलती हुई है, प्लस 5z इक्वल टू 20, 2x प्लस 8y प्लस 15z इक्वल टू 25। बाकी सब सेम है। मैं दोबारा से इसको जो है एक बार रन कर देता हूँ। पूरी क्वेश्चन को मैंने इवोल्यूट किया, इसका सोल्यूशन आ गया, बड़ा लंबा चौड़ा आ गया। 1105/71 x की वैल्यू है, y की वैल्यू आई है -60/71 और z की वैल्यू आई है 3/71। सबका यही आंसर आ रहा है जिन्होंने भी सॉल्व किया है। देखिए हेलो, किसी का आया? यस यस सर। यही आंसर आ रहा है। जी सर। चलिए अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर का तो ये कुछ सॉल्व करने का क्वेश्चन। आ गया। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे ना हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का
कितनी तरीके से हम लोग इसमें जैसे नम डेन कैसे करके ट्रांसफर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, मतलब बेसिक केवल ओवरव्यू में दूंगा कि ट्रांसफर फंक्शन को जो ब्लॉक होता है सिमलिंक में वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कैसे यूज किया था, कैसे इनपुट करते हैं किसी कहीं पे अगर यूज करना हो ट्रांसफर फंक्शन। और अगर आप कमांड विंडो में, जैसे ये मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एडिटर विंडो में, यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन इनपुट करना हो, किसी चीज़ का ट्रांसफर फंक्शन यूज करना हो तो कैसे करते हैं उसका एक बेसिक वो लेके चलेंगे। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस पे चला जाऊंगा, बॉडी प्लॉट कैसे देखते हैं, रूट्स वगैरह उसे जो होते हैं, रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाता है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है। कल इसका एक छोटा छोटा सा हम केवल ओवरव्यू लेंगे, वो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है ना। कल थोड़ा सा हम लोग 2-3 जो लेक्चर आएंगे, मेरा पहला मतलब अभी आज तो थर्ड लेक्चर था, इसके बाद फोर्थ फिफ्थ और जो सिक्स लेक्चर होगा ना, वो मोस्ट जो उसका डोमिनेंट नेचर होगा वो कंट्रोल सिस्टम पार्ट का होगा। कि हम कल जब कोई सिमलिंक बनाते हैं या सिमलिंक में हम किसी सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, आप ट्रांसफर फंक्शन पढ़े होंगे, स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़े होंगे, वो क्या होता है, किसी एक सिस्टम का एनालिसिस होता है कि वो सिस्टम किस तरह से है, उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसे है, कितना कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उसमें राइज टाइम फॉल टाइम देखा जाता है। तो ये सब कल हम दो तीन लेक्चर आने वाले हैं, उसमें हम केवल कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे कि मैटलैब का कंट्रोल सिस्टम डोमेन में हम जो यूज करते हैं अभी आपके लेवल पे, उसकी बात करेंगे यहाँ तक, ठीक है ना।